कल हमने बोर का पोस्टुलेट निकाल के दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ट्रैक पे घूमेगा जिसको ऑर्बिट का नाम दिया गया और उसका रेडियस फिक्स होगा। इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका वेलोसिटी फिक्स होगा, उस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा और उसका जितने भी ऑर्बिट होंगे सेंटर से रेडियस उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो NH/2 के बराबर आएगा और जो एनर्जी में चेंज आएगा वो मतलब जो लाइट इमिट करेगा, लाइट कब इमिट करेगा जब ट्रैक चेंज करेगा, इसलिए तो डिसकंटिन्यूअस मिल रहा था। तभी तो सोच लिया कि कहीं ना कहीं ये जंप करके फिक्स जगह ही जा रहा है। ये अगर फिक्स जगह नहीं जाता तो कंटिन्यूअस मिलता हो, यानी कभी यहां से यहां जा रहा है तो कभी यहां से यहां जा रहा है, तो यहां जाते समय अलग रेडिएशन, यहां जाते समय अलग रेडिएशन, इसलिए वो एक फिक्स जगह में जा रहा था। तो हम यहाँ सब डेरिवेशन करेंगे बोर का, रेडियस का, वेलोसिटी का और एनर्जी वगैरह का। तो हेडिंग डाल लो एक्सप्रेशन फॉर बोहर रेडियस। राइट डाउन हेडिंग एक्सप्रेशन फॉर बोहर रेडियस। एक्सप्रेशन फॉर बोहर रेडियस। अब जो रेडियस बोहर ने निकाले थे वो हाइड्रोजन एटम के लिए निकाले थे और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। यानी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कहने का मतलब उसके लिए जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, उसके लिए निकाले थे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो लिखना यहां पर फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हीलियम के पास 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया उसने, मतलब हीलियम प्लस के लिए एक्सपेरिमेंट होगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकाल दिया, एक बचा। बेरिलियम के पास 4 है, 3 निकाल दिया, एक बचा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। बोरॉन में 5 है, 4 निकाल दिए। तो ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर दिया जाएगा। इन्हीं के लिए बोहर का रेडियस कैलकुलेट किया गया है। तो बोहर का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पाथ पे घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाथ पर घूमता रहता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अपने पाथ पे क्यों घूम रहा है कांस्टेंट? तो मान लो तुम एक रोप ले लो और स्टोन बांध दो और यहां से इसको घुमाओ, तो घुमाओगे तो तब तक सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा जब तक ये फोर्स छोड़ोगे तो कहां भागेगा? बाहर की तरफ। तो इधर एक आउटर साइड फोर्स लग रहा है और एक इनर साइड फोर्स लग रहा है। इनर साइड टेंशन की वजह से लग रहा है और छोड़ोगे तो आगे जाएगा। तो जो बाहर साइड लगेगा उसको सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो इनर साइड लगेगा उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं और इसके बदले टेंशन है। तो जब तक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बैलेंस है तब तक ये घूमता रहेगा। जब ये डिसबैलेंस हो जाएगा फिर ये घूमना बंद कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं गिरता है उसका जवाब बोहर ने ही दिया था कि इसके पास 2 फोर्स लगता है। एक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। तो यहां जो फोर्स लगेगा, इसको इधर लिख रहा हूं, यहां जो फोर्स लगेगा यानी प्रोटॉन के वजह से और अपोजिट चार्ज के वजह से वो सेंट्रीपिटल का नाम दिया जाएगा। तो दिस वन इज नोन एज सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये बाहर जाना चाहेगा तो एक आउटर साइड फोर्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दिस वन इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो 2 फोर्स लग गया, एक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल।
इस फोर्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के बीच में लग रहा है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिजिक्स में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा एक चैप्टर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसको हम, इस फोर्स को ये नहीं बोल के हम कूलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, यानी दो चार्ज के बीच में जो बोलते हैं ना कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, दो सिमिलर चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है, उसको कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो कूलम्बिक फोर्स के नाम से भी, स्पेलिंग देख लेना है, कूलम्बिक फोर्स के भी नाम से हम जानेंगे। यानी जो इनर फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलो या कूलम्बिक बोलो, बात देखिए। बाहरी साइड जो लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। अब सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू फिजिक्स में पढ़ोगे आएगा, इसका जो वैल्यू होता है mv²/r होता है। मास इलेक्ट्रॉन का लेना है, वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन का लेना है, और रेडियस ये वाला रेडियस है। तो कोई अगर ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसका हम फिजिक्स में निकालोगे इसको, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r होता है। अब बात रहा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसका कूलम्बिक फोर्स हम निकालते हैं। तो कूलम्बिक फोर्स मैं यहां निकाल रहा हूं, कूलम्बिक फोर्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू, अब जो फोर्स होता है वो होता है K/Q1/Q2/R²। मान लेते हैं दिस वन इज Q1 और दिस वन इज Q2, दोनों का बीच का डिस्टेंस R है। K जो है वो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0, सब फिजिक्स में आएगा, और इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹। यूनिट दे के यहां से लिख देंगे हम। ठीक है, तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्बिक फोर्स के, Q1 बोले तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अपॉन R बोले तो डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज यानी रेडियस, और K का वैल्यू होता है 1/4πε0, जिसका वैल्यू ये लिया जाता है। अब यहां पर बात रहा कि Q1 और Q2 का वैल्यू पुट करें, तो बुक में हाइड्रोजन एटम के लिए ड्राइव करता है, लेकिन अगर ये सब एटम आ गया तो इसका जेड जो होगा वो जेड इसका 2 है, इसका जेड 3 है, इसका जेड 4 है, इसका जेड 5 है। अब इनके लिए पूछा जाएगा, तो ऐसा सोचो कि मान लो प्रोटॉन 1 है तो चार्ज कितना होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। 2 प्रोटॉन होगा तो चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। केवल मैग्नीट्यूड, उसका साइन नहीं कंसीडर करना है। अगर 3 प्रोटॉन है तो कितना चार्ज होगा, 3 × 1.6 × 10⁻⁻19। अगर 1 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा, 1 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 2 प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19। 3 प्रोटॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19। 4 प्रोटॉन है तो 4 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो मान लो एटम तो चेंज हो सकता है ना, तो एक कॉमन टाइप का लेने के लिए, हमेशा हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा ना, तो कॉमन टाइप के लेने के लिए अगर Zp रहा, मतलब Z मतलब एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन, तो Zp रहा तो चार्ज कितना होगा, Z × 1.6 × 10⁻⁻19। अब क्यों ना इसके जगह पे हम इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू पुट कर दें, तो हम Ze लिख देंगे, यानी Q1 का वैल्यू कॉमन टाइप में लिखने के लिए हम Ze लिख देंगे। कोई डाउट नहीं इसमें, Ze, तो Q1 हमने कंसीडर कर लिया Ze, क्योंकि सब एटम के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं जो जो एटम वहां लिखा गया। अब Q2 का वैल्यू तो सिंपल सा है, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा। चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हम एक ही लेंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन्स पे निकाला जाता है। अब यहां मत बोलना कि सर एक प्रोटॉन लेना है क्या, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने तुमको जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया तो जो लास्ट वाला टेबल में लिखवाया था, फोर्स कहां चेक करना था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन पे चेक करना था। अगर यहां मान लो 2-3 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन पे चेक किया करते हैं, लेकिन प्रोटॉन ये सब खींच रहा है ना, इसको इस पे निकालना हो तो अलग निकालेंगे, तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला करते हैं।
तो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का हम मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो कुल मिला के अगर कूलम्बिक फोर्स हम लिखे तो K और Q1 के बदले ZE लिख दे और Q2 के बदले E लिख दे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से परमानेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, क्योंकि हम फोर्स ऑफ रिडक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन में निकाला करते हैं। ये प्रोटॉन चेंज हो सकता है, इसलिए हम ZE लिख दिया अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। तो ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू मिल गया और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू मिल गया। दोनों फोर्स क्या है? बैलेंस है। तो हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे, या ऐसा कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो क्योंकि ये दोनों वैल्यू बैलेंस है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, क्योंकि जब तक ये बैलेंस रहेगा तब तक वो गिरेगा नहीं। और यही बात है रदरफोर्ड को नहीं बता पा रहे थे कि न्यूक्लियस गिर क्यों नहीं रहा है, कांस्टेंट एनर्जी से वो बोल रहे क्यों घूम रहा है। तो ये दोनों बैलेंस है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं गिरता है। तो दोनों का वैल्यू इक्वेट करते हैं हम। तो इक्वेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? KZE² लिख देते हैं अपॉन r² इक्वल टू, यहां लिखेंगे mv²/r। इसमें सारे टर्म नोन है हमें, के जानते ही हम, जेड मतलब टर्म से हम रिलेटेड चीज जानते हैं, मतलब वैल्यू नहीं। जेड क्या है? जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। आर क्या है? रेडियस। एम क्या है? किसका मास? वेलोसिटी किसका है? रेडियस किसका है? ऑर्बिट। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। अब हमें क्या मिला? KZE²/r इक्वल टू mv²। अब ये जानते हैं हम, ये दिया जाएगा, ये जानते हैं। इसमें 2 अननोन मिल गया, एक वेलोसिटी और एक रेडियस, 2 अननोन मिला। तो यहीं से अब दूसरा इसमें यूज आएगा। अब इसमें जो हमने कल बताया था एंगुलर मोमेंटम का यूज आएगा। तो उन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो टू इलिमिनेट वेलोसिटी, क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो वेलोसिटी को इलिमिनेट करने के लिए उन्होंने mvr इक्वल टू n बोले तो ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, और ये वैल्यू h/2π के बराबर आता है। अब इसमें रेडियस भी है और वेलोसिटी भी है, तो यहीं से वेलोसिटी का भी डेरिवेशन हो जाएगा और रेडियस का भी हो जाएगा। अगर हमें रेडियस चाहिए तो वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देंगे, अगर वेलोसिटी चाहिए तो रेडियस को एलिमिनेट कर देंगे। तो मतलब दोनों डेरिवेशन यहीं से निकल के आएगा। तो हम यहां से वेलोसिटी को एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि हमें रेडियस चाहिए। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से NH/2πmr v इक्वल टू ये आ गया, क्योंकि हमें वेलोसिटी को एलिमिनेट करना। ध्यान रखना, रेडियस को एलिमिनेट करना होगा तो वेलोसिटी मिलेगा, तो r का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है, और 3 में ये वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। जब पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? KZE²/r इक्वल टू mv² है, तो v² बोले तो n² अपॉन 4π² फिर r से r कैंसिल होगा, ये रेडियस से रेडियस कैंसिल, इस मास से ये मास कैंसिल। तो फाइनली क्या मिला? KZE² इक्वल टू n² अपॉन 4π²mr। अब यहां से हमें r को निकाल देंगे, तो r इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? n², तो पहले इसको लिखते h², यहाँ n² अपॉन, अब इसको 4 लिखते हैं, π², यहाँ m लिखते हैं, यहाँ k लिख दो, यहाँ
ई स्क्वायर लिखो, लास्ट में जेड लिखो। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये एच का वैल्यू हमें मालूम है। एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब ये वैल्यू नोन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ केजी में लेंगे, और यहाँ के का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूनिट यहां से हम निकाल सकते हैं के का, ठीक है, के का यूनिट यहां से फोर्स करने। और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻, जेड तो हमें दिया जाएगा, और किस ऑर्बिट का निकालना है वो दिया जाएगा। तो बाकी का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे वैल्यू, तो कभी कभी ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है, तो इसको याद भी रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए इसका जब वैल्यू पुट किया जाता है तो ये वैल्यू आता है 0.529, और ये आर एन लिख देते हैं, यानी एन ऑर्बिट के लिए इक्वल टू 0.529, और एन स्क्वायर किस ऑर्बिट के लिए पूछा जाएगा, तो एन का वैल्यू थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसके अंदर एक ही ऑर्बिट है, इनफाइनाइट ऑर्बिट है। तो जिस ऑर्बिट के लिए पूछा जाए उस ऑर्बिट के लिए निकालेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा जेड। अब यहां से कंक्लूजन निकालो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। यही तो हमने पीरियोडिक टेबल में बोला था कि ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। अब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है डिक्रीज, तो जेड बढ़ेगा यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, तो रेडियस क्या होगा घटेगा। तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इसके इनवर्स, और ये जो वैल्यू आता है वो एंगस्ट्रॉम में आता है, मतलब मीटर ओवर सेंटीमीटर नहीं लिखना है, एंगस्ट्रॉम में आता है। जो जैसा चेंज करना होगा वो करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पर्पस के लिए ये जरूरी है, बाकी डेरिवेशन वो नॉलेज बेस के लिए। इसको नोट डाउन कर लो, डेरिवेशन नोट डाउन कर लो, क्योंकि जेई एडवांस वगैरह में यहीं से क्वेश्चन उठाएगा। तो मेनली समझ में आया क्या क्या किया हमने, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बराबर किया और उसमें से वेलोसिटी को क्या कर दिया इलिमिनेट कर दिया। तो बस इसका कॉन्सेप्ट यही है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल को बराबर करो और वेलोसिटी को इलिमिनेट कर दो। वेलोसिटी को इलिमिनेट करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज किया हमने। अगर रेडियस वेलोसिटी चाहिए तो रेडियस को यहीं से एलिमिनेट करके हम फॉर्मूला निकाल देंगे, यानी दोनों का डेरिवेशन एक जैसा है। तो फटाफट लिखने के बाद तुम वेलोसिटी का डेरिवेशन करो और यहां से निकालना, यहां से आर निकाल के यहां वैल्यू पुट कर देना, आ जाएगा वेलोसिटी। किसी को डाउट है इसमें? चार्ज Q1 Q2 R M V सारे बैच कंबाइन है क्या इसमें? बैच 4 बैच 3 का सिलेबस हम सब कंबाइंड हो तुम लोग? अच्छा वो ऑनलाइन चल रहा है। बैच 3 का जो है वो क्वांटम थ्योरी तक आएगा। टू एलिमिनेट रेडियस, हाँ उसका फाइनल वैल्यू आएगा 2.16 into 10 to the power 6 into Z by n सेंटीमीटर पर सेकंड।
कितना है 2.1 16 इंटू 10 पावर 6 सेंटीमीटर पर सेकंड 6 है कि 8 है सर 8 होगा मीटर में। हाँ सर नहीं 10 पावर 6 होगा मीटर्स पर सेकंड के लिए 10 पावर 8 होगा सेंटीमीटर्स पर सेकंड। कंक्लूजन क्या निकला? ऑर्बिट बढ़ेगा तो वेलोसिटी घटेगा, जैसे जैसे ऑर्बिट आगे बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी घटता जाएगा। जेड बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। हो गया। अब हेडिंग डालना आसान है नहीं ये? बहुत द नेक्स्ट हेडिंग डालना अब। एनर्जी हाँ, एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी -13.6 into z square by l square। सर तो वो मतलब काइनेटिक का निकालना है क्या पोटेंशियल का निकालना है? टोटल, फिर तीनों निकाल के कंपेयर करेंगे। हाँ पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी बाय मतलब साइंस माइनस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी बाई 2, पोटेंशियल बाई 2 होता है। पोटेंशियल बाय 2 डेरिवेशन करो कि उसका डेरिवेशन जरूरी है। इसका डेरिवेशन आए या ना आए, टोटल का एनर्जी का डेरिवेशन जरूरी है कि उसको ऊपर अवस्थी में डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ये क्लियर है ना? वैल्यू डायरेक्ट याद रखना इसको, तो रेडियस का और वेलोसिटी का वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। हो गया ना ये? कोई डाउट नहीं है इसमें? बस सिंपल सा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बराबर करो और एक फॉर्मूला लिखो, इसको एलिमिनेट करो और डायरेक्ट हमें याद रखना है। तो अब हेडिंग डालना एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। तो हमने ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल दिया, ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी भी निकाल दिया, और उसमें अब हम रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का हम उसका एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हेडिंग डालना एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। अच्छा, बुक वगैरह में जो डिराइव कर देखोगे उसमें जेड नहीं लिखा रहेगा, ठीक है? तो हम जेड, लेकिन क्वेश्चन में जेड पूछेगा, लिख लिए। तो एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी, हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में घूमेगा तो ड्यू टू वेलोसिटी, हेडिंग डाल लेना एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे घूमेगा तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन में है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन कौन सा एनर्जी क्रिएट करवाएगा? हाँ, पोटेंशियल एनर्जी। तो दो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का हम एनर्जी देख रहे हैं, एक तो वेलोसिटी के वजह से हो रहा है, मोशन के वजह से, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान देना कि यहां पर अब तीसरा जो है वो टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी
तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगा दोनों का सम हो जाएगा, बाकी एनर्जी हम नहीं लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, और इसका डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये जो है इसके ऊपर क्वेश्चन डेरिवेशन में ही घुमाता है। हम इसके बीच में रिलेशन भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे। जब आपसे बोला जाए कि एनर्जी निकालो, इसका मतलब आप टोटल एनर्जी निकाल रहे हो। जो फॉर्मूला देंगे वो टोटल का देंगे हम, काइनेटिक भी पूछ लेगा, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए पहले काइनेटिक को उठाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और वी स्क्वायर। ऐसा नहीं करेंगे कि वेलोसिटी जो अभी पड़े उसको उठा के पुट कर देंगे मास। अब थोड़ा सा इसको हम एम वी स्क्वायर के फॉर्म में हम डेरिवेशन को लाते हैं। तो ऐसा सोचो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कि एम वी स्क्वायर आ जाए उसके अंदर। हम चाह रहे कि यहां पर एम वी स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट पुट करे। तो कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल या एंगुलर मोमेंटम? सेंट्रीफ्यूगल का लगाएंगे। कौन सा वैल्यू? या तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल से आएगा या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंगुलर मोमेंटम से आएगा। किससे आएगा? सेंट्रीफ्यूगल से आएगा। चलो, तो यहां पर हम फिर से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बराबर करते हैं। इसलिए बोलता रदरफोर्ड को मेन पकड़ा था, कोई इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते गिर क्यों नहीं रहा है, इसके वजह से। और इसी पे डेरिवेशन सब आए, रेडियस भी है और ये भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स के Q1 Q2 जेड ई स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल एम बी स्क्वायर बाई आर। देखो यहाँ पर एम बी स्क्वायर आ रहा है ना, इसीलिए बोला था कि इस फॉर्मूले में एम बी स्क्वायर आएगा। तो ये रेडियस से रेडियस, तो एम बी स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो यहां पर हम इसका वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर बाई, इतना ही छोड़ दो इसको। ये पहला हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला। एक रिलेशन निकालेंगे, कंप्लीट वैल्यू नहीं निकालेंगे, इससे कंप्लीट वैल्यू निकाल कर हम अलग से देंगे। तो ये वैल्यू उठा के हमने इसमें पुट कर दिया, हमारा के जेड ई स्क्वायर बाई आर आ गया। अब रहा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। तो हम लिखेंगे माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, यही वैल्यू हमें रखेंगे। अब मुझे बताओ कि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तीसरा हमने बोला था टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इक्वल टू जो हो जाएगा ओ, पहले दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, यही होगा ना। तो ये टोटल एनर्जी आ गया। अब सबसे पहले मैं इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट वैल्यू बता दूं। अब यहां वैल्यू किसका पुट कर देंगे, रेडियस होगा, जिस ऑर्बिट का चाहिए उस ऑर्बिट का वैल्यू पुट कर देंगे। आर का वैल्यू पुट कर दो पहले, इससे पहले। अब काइनेटिक एनर्जी में और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, देखो यहां पर केवल माइनस का रिलेशन है, यानी
पहला जो रिलेशन हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बराबर है, बस दोनों में साइन का डिफरेंस है। यानी जब टोटल एनर्जी तुम निकाल दोगे और तुमसे काइनेटिक पूछा जाएगा, बस साइन चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा। अब सेकंड, काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में, या इसमें पहले बताओ, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, काइनेटिक में और पोटेंशियल में? पोटेंशियल एनर्जी, इतना को वैल्यू x मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? ये आधा है ना इसके साइन के साथ, एक तो माइनस लगा दे पहले और यहां क्या लिख दे, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? सही है ना, आधा होगा। सही, हाँ तो तुम ही लोग बोल रहे। काइनेटिक और पोटेंशियल में रिलेशन देखो क्या है, कौन डबल है, वही तुम बोल रहे थे ना। काइनेटिक और पोटेंशियल में कौन है, ये माइनस हटा दो, ये इसके आधा दिख नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी आधा है, तो ये क्या होगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी आधा है ना, इसका मतलब ये डबल है। चलो मान लेते ये x है, तो यहाँ x/2 है और ये x है, साइन हटा दो, तो x/2 में और x में क्या रिलेशन है, तो x/2 को अगर इक्वेट करना है तो 2 टाइम्स किससे मल्टीप्लाई, इसमें हमें x/2 को और x को बराबर करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको x मान लो इसको, तो x/2 हो गया और ये क्या मान लिए x। अब x/2 को और x को बराबर करना है तो क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे ना, ये वैल्यू किसका है, इसका है, इसका मतलब इसमें तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से, और साइन लगा दो बस। नहीं समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 2 टाइम्स। अब यहां पर R का वैल्यू पुट करेंगे टोटल में, और R का वैल्यू जब पुट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R का वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो टोटल एनर्जी हमें आता है वो आता है -13.6 इंटू, अब ये R का वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये Z² बन जाएगा, तो ये हो जाएगा Z² बाई N², ये सब इलिमिनेट करके डायरेक्ट लिख दिया गया। तो इसमें इसका रोल नहीं है, मेन क्वेश्चन इस पे उठाएगा, ये रिलेशन पे उठाएगा। समझ में आया क्या? तो ये नहीं कि R का वैल्यू पुट करने आना चाहिए, R का वैल्यू पुट करके तुम डायरेक्ट रख रहे हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैल्यू निकालने और रिलेशन निकालने आना चाहिए। तो अब एक फाइनली रिलेशन बताओ तीनों के अंदर, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई, ये फाइनल रिलेशन है। और ये जो वैल्यू आता है वो किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, मोल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे n बढ़ेगा, अब वैल्यू निगेटिव है तो ये बढ़ेगा तो निगेटिव क्या होगा, कम होगा, यानी n बढ़ेगा तो टोटल एनर्जी निगेटिव में कहां जाएगा, पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है, यानी ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वही -13 से 0 की तरफ चला जाता है। तो हाइड्रोजन पे निकाल के दिखाएंगे, अभी पहले लिख लो इसको, हाइड्रोजन पे निकाल के दिखाऊंगा मैं।
अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिए और जूल में चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 9 जो ये चार्ज है वही लिख देना है, joules per atom. पर एटम होगा, पर मोल होगा। ये हो गया, तो वेलोसिटी हो गया, रेडियस हो गया, एनर्जी हो गया। ये एनर्जी याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तुमसे ये वैल्यू तुम निकालोगे तो तुमसे पूछ लेगा काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो टोटल निकालेंगे तो उसका माइनस पार्ट काइनेटिक होगा। पोटेंशियल पूछ लेगा तो ये निकाल के पोटेंशियल को आधा कर देना है, क्योंकि ये निकालने का मतलब हम काइनेटिक भी निकाल रहे हैं और पोटेंशियल भी निकाल रहे हैं। ये दिस वन इज टोटल एनर्जी, तो वहां ऐसे बुक में ऐसा लिखा रहेगा EN, एनर्जी ऑफ, इसको हम टोटल एनर्जी बोल रहे हैं। दिस वन इज टोटल एनर्जी। अब हम यहां से बात करेंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। तो हम बात करेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा। तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या होगा? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। कोई डाउट नहीं है ना? फास्ट हो गया? फास्ट नहीं हुआ ना? तो हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लिख लेना इसमें। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा? तो एक चक्कर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना आ गया? रेडियस r है, तो 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। यानी जिस ऑर्बिट में वो दौड़ेगा उस ऑर्बिट का रेडियस हमें मालूम होना चाहिए, और उस ऑर्बिट में दौड़ेगा तो उसका वेलोसिटी मालूम होना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं कि ऑर्बिट नंबर 1 के बारे में बोल रहे हैं, जिस ऑर्बिट में वो दौड़ेगा। अब बात रहा यहां पर हम किसका वैल्यू पुट करें? जिस ऑर्बिट में घूमेगा और जिस ऑर्बिट में घूमेगा उसका वेलोसिटी पुट करें। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं, इसका वैल्यू होता है 1.52 इंटू, अवस्थी में दिया है डायरेक्ट, देखना ध्यान देना। हाँ, अब यहां से अवस्थी के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, और साथ में वॉल्यूम का, यानी कि वॉल्यूम लगाए नहीं अवस्थी लगा रहे हैं। पहले वॉल्यूम के लगाओ, उसके बाद अवस्थी। क्योंकि अब बोहर पढ़ाने के बाद और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाने के बाद रोक देंगे, न्यूमेरिकल्स बनवाएंगे। इसीलिए पढ़वा दिया ताकि अगले वाला एग्जाम में अभी आएगा बोहर तक, तो हम न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करवाने के लिए पढ़ा रहे हैं इतना, ताकि उसमें न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करवा सके। उतने टाइम में आगे नहीं पढ़ाएंगे, अभी क्वांटम थ्योरी अब लास्ट बाद में पढ़ाएंगे। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स करेंगे, 1 वीक 2 वीक न्यूमेरिकल चलेगा। तो ये टाइम रिवोल्यूशन आ गया ना, 1.52 इंटू 10⁻16 NQ अपॉन जेड स्क्वायर। ये जो NQ और N स्क्वायर है, इसको याद रखने का, क्योंकि कभी कभी इसमें, कभी कभी नहीं, 90% केस में रेशियो पूछता है। तो रेशियो केस में ये वैल्यू कैंसिल हो जाता है, बच जाता है। ये 2 एटम को ले लेगा, रेशियो पूछ देगा, तो रेशियो में वैल्यू सब कैंसिल हो जाता है और ये वैल्यू बच जाता है। तो इसको याद रखने का। नेक्स्ट लिखना, रिवोल्यूशन पर सेकेंड।
यानी फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालना रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो लिख लेना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। हेडिंग डालना, इसमें फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे ना, तो हेडिंग डाल देना फ्रीक्वेंसी और नीचे लिखना रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो उसमें लिखना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ऐसे सोचो, ये आंसर सेकेंड में है ना, पर सेकेंड ये सेकेंड में है, लिखा नहीं है। अब ऐसे सोचना है कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, यानी स्पीड निकालना है उसका, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, इतना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने में, टाइम ही निकाला ना, इतना टाइम लिया एक चक्कर लगाने में। एक चक्कर में कितना टाइम, एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, एक चक्कर के लिए कितना टाइम, हाँ, और एक सेकंड में कितना चक्कर, रिवोल्यूशन पर सेकंड लिखना, क्या हो जाएगा वेलोसिटी, एक सेकंड में कितना चक्कर। फ्रीक्वेंसी पढ़ाया था ना, ऐसे मैथ की तरह सोच लो कि 10 रिवोल्यूशन हो रहा है 15 सेकंड में, तो एक रिवोल्यूशन होने में टाइम कितना लेगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, 15 सेकंड में 10 रिवोल्यूशन, तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन, 10 का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, इसका हो जाएगा V/2πr, V/2πr। एक बार सोच कर देखो, हाँ इसका इनवर्स होगा, तो इसका जो वैल्यू आ जाता है वो आ जाएगा 0.657 इंटू 10⁻16 Z²। ये फ्रीक्वेंसी में समझाया था, फ्रीक्वेंसी ये एक चक्कर लगाने में एक सेकंड में कितना चक्कर लगेगा, खुद चक्कर ला जा रहा है। हो गया ना ये एनर्जी डिफरेंस। अब वेवलेंथ निकालने का एक और फॉर्मूला है, R/Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2। तो ये बताएंगे स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाँ तो ये हो गया ना इसका। अब हेडिंग डालो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब हेडिंग डालना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस पे न्यूमेरिकल्स अभी करवाएंगे, तो कल के लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड हो जाएगा, उसके बाद हाँ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में टाइम लगेगा, ये इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स बहुत वो करेगा, परेशान करेगा ये।